बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान और हम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। इस ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहेंगे। अब ज़रा ट्रांसमिशन में हम बढ़ते हैं अपने आज के पहले मौजू की जानिब। और वो मौजू क्या है? 2 रोज़ से हम उस पर बात कर रहे हैं। फल महंगा हो गया, पाकिस्तान की तारीख का ये महंगा तरीन रमज़ान हो गया। कैसे कोई गुजारा करेगा? कैसे कोई ख़रीद कर लाएगा फल और सब्जियाँ? और ऐसे में सबीन, हमने देखा कि कल बिलखुसूस कराची से इस मुहिम का आगाज़ हुआ। परसों अनाउंस की गई ये मुहिम, फ्रूट बॉयकॉट मुहिम। ये जो फ्रूट बॉयकॉट मुहिम है, ये आज नहीं पहले भी कई दफ़ा हमने देखी कि अनाउंस की जाती है। क्या इसका इम्पैक्ट आता है और क्या इम्पैक्ट इस दफ़ा इसका आएगा या आ रहा है, इस पर बात करनी बहुत अहम हो चुकी है। इसी कैंपेन को, इसी मुहिम को जो है वो उसका आगाज़ किया है। बहुत सारे हमारे एक्टर्स ने इसको ज्वाइन किया है, हमारे सेलिब्रिटीज़ ने, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने भी मैंने देखा इसको ज्वाइन किया है, ताकि आम आवाम के साथ मिलकर वो इसके खात्मे की बात कर सके। जो महंगाई है, हमारे साथ जनाब आपके हमारे फेवरेट शफात अली मौजूद हैं। शफात भी इस मुहिम का हिस्सा बन चुके हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे अनाउंस किया है और इस वक्त हमारे साथ शफात मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शफात, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग जनाब? आप सब लोगों को भी रमजान मुबारक और हमारे सब देखने वालों को भी रमजान मुबारक। बहुत शुक्रिया शफात। शफात, ये कितनी अहम होती है फ्रूट बॉयकॉट मुहिम? ये पहले भी हुई, आज फिर हुई है, इस रमजान फिर हुई है। ये कितनी अहम होती है, कितना इम्पैक्ट आता है इसका? शायद इसके लिए पहले हमारे मुल्क में जो ये सब्जी और फ्रूट की डिस्ट्रीब्यूशन है, पहले से मैकेनिज्म को थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। उसके बाद फिर हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि हम अपना बॉयकॉट या अपना इस प्राइसेस के ऊपर हम किस तरह से असरअंदाज हो सकते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। एक ग्रोअर होता है और हम कंज्यूमर होते हैं। बीच में 2 लोग होते हैं, एक होता है आड़ती और एक होता है रिटेलर। यानी आड़ती वो आदमी है जो कि फ्रूट के बागात में से माल मंडी तक पहुंचाता है, रिटेलर वो है जो मंडी से लेके माल हम तक पहुंचाता है जी। आड़ती के ऊपर कोई चेक नहीं है, ये किसी टैक्स नेट में नहीं है। किसान कह रहा है मैं गरीब हूँ, रिटेलर कह रहा है मैं गरीब हूँ, लेकिन आड़ती जो है वो जब उसका नंबर देखते हैं तो पता चलता है कि यार मुल्क में तो जीडीपी ग्रोथ में लोग 20% बैठे हुए हैं, ये लोग तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इनके ऊपर ना ये किसी टैक्स नेट में ना कुछ। होता क्या है, जब आप इतनी पावर और इतनी फाइनेंशियल ताकत किसी चीज को, किसी एक शख्सियत को, किसी एक तबके को देते हैं, क्या होता है कि उनकी मर्जी होती है कि वो जब चाहे सप्लाई दें, जब चाहे सप्लाई रोक दें। वो सप्लाई रोकते हैं, दुकानदार रेडीमान पैसे बढ़ा देता है। दूसरी तरह भी हो सकता है कि आड़ती सस्ता दे रहा है और दुकानदार बढ़ा दे, लेकिन वो बहुत लिमिटेड है, इतना इत्तेहाद होना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब आड़ती पैसे रोकता है तो सिर्फ एक रेडीमान नहीं, तमाम रेडीमान आपको सब्जियां महंगी देते मिलेंगे। नाउ ये फूड और ये फ्रूट्स चूंकि पेरिशेबल आइटम्स है, ये ज्यादा इनकी शेल्फ लाइफ नहीं होती, गल सड़ जाते हैं, लिहाजा तुम इनका बॉयकॉट करते हैं। तो बॉयकॉट में सबसे ज्यादा अहम बात ये होती है कि उनको फ्रूट की कीमत नीचे लानी पड़ जाती है। वो जो आर्टिफिशियल राइज होता है ना, वो कम होता है। और मेरे ख्याल में अब इसमें सब लोगों को शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा है। पिछले 2 दिन से मुहिम कराची में जारी है। मैं अपनी अगर बात करूं, मैं खुद क्यों इस मुहिम का हिस्सा बना हूं, क्योंकि ये 350 रुपए दर्जन केले जब मैंने सुना, मेरे तो मतलब आप कहते हैं ना, अन्ना का दिमाग आउट हो गया उस वक्त। तो हम तो बेनोट हो गए, भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पे। लेकिन जब आज दोपहर को, यानी अब से हमें आधा 1 घंटा पहले जब हमने जाके पता कराया, तो वो केला इस वक्त 250 रुपए पे आया है, which is I think a huge jump, but still exaggerated amount। लेकिन शफात, बिल्कुल शफात, ये रेट्स भी हमने कल भी इस पे काफ़ी डिटेल में गुफ्तगू भी की थी। हमने इसको डिस्कस किया था कि जो एक्चुअल रेट क्या है और उसके बाद मार्केट में लोग किस तरह से इसको बेच रहे हैं। लेकिन ये तो बताएं, आपका भी माशाल्लाह से बेटा है तो घर में कब तक फ्रूट नहीं आएगा, कब तक ये मुहिम आप जारी रखेंगे? ये बहुत मुश्किल सवाल कर दिया आपने, टेढ़ा सवाल किया आपने, मैं समझता हूँ, क्योंकि कंटेन करना पड़ रहा है। बहुत मुश्किल हुआ है, क्योंकि जाहिर है फ्रूट चाट के बगैर इफ्तारी का तस्वर नहीं है। लेकिन मेरा कैसे हो सकती है, मुश्किल हालात में मुश्किल फैसले देने पड़ते हैं, लेने पड़ते हैं, और कौमें कुर्बानियों से बनती हैं। मैं आपको क्या बताऊं। ये आप अपने बेटे को भी इसी तरह से मना लेते हैं कि बेटा फ्रूट नहीं मिलेगा, मिमिक्री से गुजारा कर लो, एंटरटेन कर लूंगा, फ्रूट नहीं मिलेगा। हम लोग, मेरे और मेरे बेटे में ना आजकल तसादुम है, ये पता नहीं चल रहा कौन किसको पाल रहा है। कभी वो मेरा बाप बन जाता है, कभी मैं उसका बाप बन जाता हूँ। अभी ये कंफ्यूजन है।
और मेरे ख्याल में बहुत सारे ऐसे वालिदैन हैं जिनके बच्चे थोड़ा नकचढ़ हैं, वो समझ सकते हैं इस बात को। शफात, अगर हम आपसे ये कहें कि मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज के अंदाज में इस फ्रूट बॉयकॉट मुहिम को आपने अनाउंस करना है, आई एम श्योर इट्स वेरी इजी फॉर यू, कुछ अंदाज तो देख पाए हम आपका, लेकिन इमरान खान इस बारे में ज्वाइन कर रहा है, लेकिन आजकल मसला ये कि सोशल मीडिया पे गालियां बहुत पड़ती हैं, और पहले ये एक पार्टी तक महदूद था, अब सारी पार्टियां गालियां देती हैं और कुछ गालियां घर तक पहुंच जाती है। नहीं, हम बैलेंस करेंगे। हम आपसे सारी पार्टीज के जो लीडर्स है ना, उनकी मिमिक्री करवाएंगे। तो इमरान खान से शुरू करें। मैं सबसे गालियां खाऊं। नहीं, इंशाल्लाह किसी से गाली नहीं पड़ेगी आपको। देखें, वज़ीर आज़म साहब अगर कौम से अपील कर रहे हैं, शफात जी, कल आप लोगों की एक वो ड्रोन उड़ा था जलसे के ऊपर से, आपको पता है उस ड्रोन बेचारे को इतनी गालियां पड़ी है, वो बदवाया गया, टूट गया वो ड्रोन। तो इसलिए आजकल ना जरा थोड़ा सा लिहाज करना पड़ेगा। ये अब क्या बात हुई है शफात, आप भी डर रहे हैं। आप देखें, आपने भी कब बात करेंगे तो बात बनेगी। मेरे होंठ सिल चुके हैं। लेकिन मैं आपसे इसकी को खास वजह सोशल मीडिया ट्रोलिंग शदीद व्हाई नॉट, व्हाट अदर, कोई अदर रीजन नहीं है। और ना सिर्फ सोशल मीडिया ट्रोलिंग, बल्कि वो ट्रोलिंग अब बहुत ज्यादा अब्यूसिव हो गई है। पहले वो सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद थी, अब बहुत मानवों पे। लेकिन मैं सिर्फ अपने तमाम देखने सुनने वालों को कहना चाहता हूँ कि हालात जैसे भी हो, एक असूल ज़हन में रखें, और वो ये कि सबसे पहले तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। खत्म। ठीक है, चले अब इस पर नहीं जाते, जो हम चाह रहे थे थोड़ा छिड़ना आपको, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी आपने इस दौरान की कि वो ट्रोलिंग नहीं, ज़ाहिर है जब बात गाली तक चली जाए ना तो फिर वाकई बात बहुत बढ़ जाती है। और इट्स नॉट सिर्फ गाली पे महदूद नहीं है। बात ये है कि जब आप मेरे घर वालों की तस्वीरें उठा के मॉर्फ करके, डॉक्टर करके और सोशल मीडिया पे फैला देते हैं, और मेरे फैमिली मेंबर्स की सिक्योरिटी, उनकी आइडेंटिटी थ्रेट में आ जाती है, तो मेरे ख्याल में उस वक्त मोहतात होना पड़ता है। ये कल्ट साइकी है, और इस पे मेरे ख्याल में रियासती इदारों को भी एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल। और लोगों को अपनी राय देने की भरपूर आजादी होनी चाहिए। शफात, कोई स्पेसिफिक इवेंट था, कोई एक वीडियो थी जिसके बाद आप ये फेस करना पड़ा या जेनेरिक रहा? ये वीडियो के बाद होता है। देखिए, हर वीडियो के बाद होता है। मिसाल के तौर पर, ये बात वैसे मौजू में नहीं है लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं। कल खान साहब का जलसा था, और कल खान साहब के जलसे में चूंकि बहुत ज्यादा बंदिशें थी, कंटेनर वंटेनर रखे हुए थे, पकड़ धकड़ हो रही थी, तो उस तरह का क्राउड नहीं था जिस तरह का अमूमन होता है। ये बात तो हम टीवी के ड्रोन ने भी साबित कर दी ना। तो अब वो जब वो वीडियो पोस्ट की गई तो उसके बाद नीचे गालियों का लामतनाही सिलसिला है, फिर उसके बाद फोन कॉल्स हैं, उसके बाद घर वालों को, फैमिली मेंबर्स को फोन कॉल्स हैं। ये एक बहुत गलत हरकत है, ये बहुत गलत है। और मेरे इसके ऊपर इदारों को एक्शन लेना चाहिए। सियासी इख्तलाफ होना चाहिए, इख्तलाफ में कोई मुजाहिरा नहीं। आपको मेरी बात पसंद नहीं आ रही, आप बिल्कुल उससे इख्तलाफ करें, आप कहते हैं हकीकत ये नहीं, ये आप उसके मुकाबले में दूसरा सबूत उठा के रखते, लेकिन ये बात जातियात तक नहीं जानी चाहिए। और ये बात अब सिर्फ एक पार्टी तक भी महदूद नहीं है, अब सब लोग ऐसे हो गए। बिल्कुल ऐसा ही है कि आपके डिफरेंसेस अपनी जगह पे, लेकिन एक दूसरे की राय को रिस्पेक्ट करना, मेरे ख्याल में पेशेंस अपने अंदर रखना, ये बहुत बड़ी बात है। शफात, महंगाई की क्योंकि हम बात कर रहे थे, इससे पहले हमने एक मुहिम तो स्टार्ट कर दी, अब आहिस्ता आहिस्ता पता नहीं अल्लाह ना करे कौन कौन सी और बाइकॉट मुहिम हमें पेट्रोल बाइकॉट मुहिम स्टार्ट करनी पड़ेगी, सब्जी बाइकॉट मुहिम, अब जरा आटा, चावल, चीनी, दालें, ये तो बाइकॉट की तरफ जाएंगे तो फिर क्या खाएंगे? इसलिए ये बड़ा अहम है कि फ्रूट से शुरू किया। जी, आई टोटली एग्री विद यू। और सिर्फ ये तो चले पेरिशेबल आइटम की बॉयकॉटिंग है, तो इस पे कंज्यूमर की थोड़ी बदमाशी चल सकती है, लेकिन कपड़ों के महंगाई का क्या करेंगे? उसके ऊपर तो कंज्यूमर की बदमाशी नहीं चल सकती। जूतों की बॉयकॉट का क्या करेंगे? उसके ऊपर भी नहीं चल सकती। अभी तो थोड़े दिनों में वो बैंक के जो नए नोट्स आते हैं उनके ऊपर वो शुरू हो जाएगी, क्या उसका बॉयकॉट करेंगे? नहीं हो सकता, बहुत नहीं हो सकता। और इसकी वजह लेकिन ये सारी जो मुश्किलात हैं इस वक्त, जो महंगाई की वजह से हर शख्स मुतासर हुआ है, हर तबका मुतासर हुआ है, तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं शफात कितना मुतासर हुआ इस महंगाई के दौर में? ऐसे डिसीजंस लेने पड़े कि आपको ऐसी कोई ख्वाहिशात थी जो तर्क करनी पड़ी, कोई ऐसे काम जो पहले करते थे अब आपने सोचा नहीं महंगाई ज्यादा, ये लेट्स सेव मनी, लेट्स नॉट डू दैट, ऐसी कोई चीजें करनी पड़ी हो? शोएब, हर मुसलमान की एक ख्वाहिश होती है
कि यार रमजान जो है वो किसी मुकद्दस मकाम पे बसर किया जाए। बेशक हम काफी अरसे से चूंकि जा रहे, पहले तो जॉब का मामला था, लेकिन गुज़िश्ता ये 2 साल में खास तौर पे मैं कहूंगा, अभी तो 1 साल तो ये तो वो आ गया, लेकिन पिछला साल भी रमजान आपको पता है बड़ा हैपनिंग था और बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन थी, अनसर्टेनिटी थी बहुत ज्यादा। तो वो इरादे मुकम्मल नहीं हो पाते और फिर ये सोचने लग पड़े अब कि जिन पैसों में हम उम्रा अदायगी रखना चाहते हैं रमजान मुबारक में, वो तो एक लग्जरी है, उससे बहुत बेहतर है कि यहाँ पे जो लोग मुस्तहिक़ हैं उन लोगों के लिए सर्व कर लिया जाए। और मैं चाहता हूँ ये सोच, मैंने इसके हवाले से ट्वीट भी किया है कि हज के लिए पैकेज पता किया कि चलो अगर उम्रा नहीं हुआ तो चलो हज कर लेंगे, तो वो 14 दिन का जो एक्सक्लूसिव हज आता है, जो शॉर्टेस्ट पीरियड का है, वो 35 लाख रुपए कोट हुए मुझे उसके। तो मेरे ख्याल में ये भी 35 लाख रुपए विद फैमिली, इसको थोड़ा नेगोशिएट करके 28 लाख तक भी ला सकते हैं। 28 लाख रुपया, अब जाहिर है इसके लिए ख्वाहिश, नतीजा क्या है कि ये वो ख्वाहिशात हैं जो कि आपके लिए दीनी फराइज हैं, लेकिन आपको ये मारने पड़ते हैं। और ये बात दीनी फराइज से लेके और आपके रोजमर्रा के मामलात तक आ जाती है। और कुछ हद तक हमारी आदतें भी बिगड़ी हुई हैं। अचार सबको टर्किश चाहिए अपनी डाइनिंग टेबल पे, मक्खन सबको इम्पोर्टेड चाहिए, इवन वो मक्खन भी हमारे पास दुबई वाले आते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता वो लोगों की आदतें चेंज हो रही हैं, वो तो चले एक अच्छी बात है, लेकिन उसके बावजूद बजट काबू में नहीं आता। पहले आप एक टाइम की सब्जी अगर खरीदने जाते थे तो 500 रुपए बहुत थे, लेकिन अब 1500 रुपए पूरे नहीं होते। तो यस, हर एक शख्स को, हर फर्द को महंगाई ने इम्पैक्ट किया और बहुत बुरा किया। बिल्कुल, आप जितना भी कमाएं, अब ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि आप जितना कमा रहे होते हैं वो सिर्फ जो बेसिक ज़रूरियात हैं आपकी ना, उन्हीं में ही निकल रहा होता है। शफात, ये जो आपने अभी हज की प्राइस आपने बताई 35 लाख रुपए, ये विद फैमिली है ये पैकेज या फिर किसी एक शख्स का है सिर्फ? नहीं, वो आपने देखे ना, वो एक हज की, मतलब खैर मैं हज की वो नहीं करना चाह रहा, लेकिन बाज लोग होते हैं जिनको बड़ा शौक होता है कि वो ऐसी जगह से तस्वीर खींचे जहां सामने काबे का व्यू हो, होटल वाले, ये वो वीआईपी पैकेज है। उनसे कुछ दर्जे कम जो है, जो 16 दिन के पैकेजेस हैं, वो बिटवीन 1.9 to 2.8 मिलियन है, डिपेंडिंग के हाउ फार दे आर फ्रॉम द हरम। मैं ये ट्रैवल एजेंट्स इसके ऊपर बेहतर बात कर सकते हैं, लेकिन इसकी बहुत बड़ी वजह ये बात दुरुस्त है, ये ऐसे है जो कि अभी इम्प्लीमेंट हुई। अच्छा शफात, अब आखिर में ये ज़रूर बताएं कि हल क्या नज़र आता है आपको इस महंगाई का? आपने कहा कि अब आप भी खामोश हैं, आपने भी अपना जुबान सीधी है, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें होंठ सीधी हैं, बिल्कुल। और डेफिनेटली थ्रेड्स आना शुरू हो जाते हैं, आप बात करना शुरू करते हैं तो एग्जैक्टली ट्रोलिंग हो जाती है, अब्यूजिव कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो हल आपको क्या नज़र आता है? अब हर शख्स ये इसी डर से बाहर नहीं निकल रहा, बात नहीं कर रहा। आपने खुद भी बताया कि खान साहब के जलसे में भी उस तरह से अवाम नज़र नहीं आई अभी। वो अवाम तो इसलिए नजर नहीं आई क्योंकि वहां पे तो गिरफ्तारियां, पकड़ धकर, कंटेनर which doesn't mean that PTI is a unpopular जमात anymore। जलसा जो छोटा बड़ा होने से फर्क नहीं पड़ता, एक्चुअल जो होता है वो तो इलेक्शन डे पे होता है। लेकिन महंगाई के ऊपर हम क्या कर सकते हैं? हम महंगाई के ऊपर फिलहाल सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि हुकूमत किसी तरह से इस मुल्क के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाए, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का ताल्लुक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का ताल्लुक हमारे लीडरान के फहम और फरासत से है कि वो अपनी जातियात की सियासत छोड़ के, अपने जाती अनाद और अपने बुग़्ज़ को छोड़ के एक दफा अवाम के लिए सोचें और एक दफा मिल बैठ के गोल मेज पे आके ये तय कर लें कि उन्होंने इस मुल्क को ले जाना कहाँ है। अगर वो एक दफा बैठ जाएंगे तो यकीन करें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ बाकी मामला भी हल होंगे। ये सब होता नजर आ रहा है आपको? ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये मिल बैठना, ये बात करना, ये मुल्क का सोचना, ये अपनी बात ना करना बल्कि सिर्फ और सिर्फ अवाम की बात करना, ये सब नजर आ रहा है कि अना का मसला नहीं रहेगा, पाकिस्तान की बात होगी, अवाम की बात होगी, नजर आ रहा है होता हुआ? शुएब, रमजान का महीना है, झूठ बोलने का 70 गुना ज्यादा गुनाह मिलता है। तो जवाब आ गया आपका, जवाब आ गया आपका शफात। नहीं, सियासी जवाब ना दें आप, अवाम की बात करें। नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। इनमें से हमारे लीडरान में से वो पश्तो का एक बड़ा मशहूर वो एक गाना है, कला में पेरजोशी पर बमूना पे खबर है, उसमें एक लाइन आती है कि स्वजी व जोंगड़ी लीडरान ब तबसरे कभी। ये झोंपड़ियां जलती रहती हैं और लीडर तबसरे करते रहते हैं। इन सब की कोई गर्ज नहीं है अवाम से, इनका कोई कंसर्न नहीं है कि इस वक्त गरीब की क्या सूरत हाल है। सबको नुमाइशी प्रोजेक्ट्स चाहिए अपने, जिसको हम कहते हैं कैंठा प्रोजेक्ट, उसको अपने कैंठा प्रोजेक्ट चाहिए ताकि वो कैंठा गले में डाल के वोट मांगने चला जाए। किसी के पास कोई प्लान नहीं है। कल खान साहब का भी अपने प्लान सुन लिया, वो वैसे ही है जैसे मैं और आप जाके कहेंगे यार वो मैं अमीर हो जाऊंगा थोड़े दिनों में क्योंकि मेरा दोस्त बहुत अमीर है। इट डजंट वर्क लाइक दैट।
लोगों की आपस की अनाथ खत्म होने चाहिए, आपस की बुक्स खत्म होनी चाहिए। और बाय द वे वो लोग जो खान साहब के माशी प्लान्स पे भी हुकूमती लोगों को देखने की जो तनकीद कर रहे हैं, उनके अपने पास क्या प्लान है? उनके अपने पास भी कोई प्लान नहीं है। यानी हर तरफ से तनकीद हो रही है, यस, सियासत इन्वॉल्व हो गई है और सियासत गंदी हो गई है। मायूसी है, आप सिर्फ मायूसी है सिर्फ, जैसे बाकी आवाम मायूस है। मायूसी क्यों ना हो जब इतनी अनसर्टेनिटी है, इतनी अनसर्टेनिटी है कि हमें आज नहीं पता कि एक चीज जो मैं आज 20 रुपए की खरीद रहा हूँ, वैसे तो कोई भी चीज 20 रुपए की नहीं है, लेकिन एक चीज जो आज मैं 200 रुपए की खरीद रहा हूँ वो कल को 400 रुपए की नहीं होगी। तो मेरी अप्रोच ही होर्डिंग की होगी, मेरी अप्रोच ही हड़ाहुड़ी की होगी। मुझे तो गर्ज नहीं है कि मेरे साथ वाला भूखा है या मेरे लालच से कोई दूसरा भूखा रह जाएगा, मुझे इससे गर्ज नहीं है। इस अनसर्टेनिटी में खामोश रहना बेहतर होता है और मेरे ख्याल में इस वक्त सब लोग खामोश और इंतजार कर रहे हैं कि शायद कुछ हो जाए। यानी उम्मीद बहरहाल है, ये उम्मीद कायम रहनी चाहिए हमारी गुफ्तगू में भी। किसी ने उम्मीद लगाई है कि इलेक्शन होंगे तो जादू की छड़ी फिर जाएगी, किसी ने उम्मीद लगाई भी है कि बिल्कुल ऐसे मियां जदों आवेगा तो लग पता जावेगा, किसी ने उम्मीद लगाई है कि क्या, ये सब बेबुनियाद बातें, यानी गलत उम्मीद बांध ली ना शफात। हम जरा हुकूमत को क्रिटिसाइज करते हैं, इंतजामिया की बात करते हैं, लेकिन अपने गिरबान में कोई नहीं झांकता। कौन अपने लेवल पर क्या कर रहा है किसी को नहीं पता, इस पर बात नहीं हो रही, इस पर काम नहीं हो रहा। तो वो ठीक है, गवर्नमेंट का काम है, रियासती इदारों का काम है, लेकिन ज़ाहिर हम सब कुछ, आपने बात की, बहुत प्यारी बात आपने इससे आगाज़ किया कि सिस्टम समझें ज़रा। आड़ती मिडिल मैन क्या कर रहे हैं, उस मिडिल मैन को नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, इमरान खान ने, मरीम नवाज ने नहीं कहा कि तुम ये करो, वो खुद कर रहा है, वो खुद करप्ट है। तो हमें ये करना है कि अपनी गलतियों को सुधारना है। शफात, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और अल्लाह करे जो आखिर में बात हुई ना उम्मीद वाली, ये उम्मीद हम वाकई सही मानों में सही जगह से लगाएं। उम्मीद जी शफात प्लीज डू ऐड। मुझे बस एक जुमला ऐड करना है, और वो ये कि मैं अपने तमाम सुनने वालों से, खास तौर पे अपने सियासी लीडरान से, जो अपने आप को सियासी लीडरान बज़ों में खुद समझते हैं, ये कहना चाहता हूँ कि हम जो बोएंगे वही काटेंगे बच्चे अपने। वाह, हम न चाहेंगे तो हालात नहीं बदलेंगे और यूं ही तारीख रहेंगी यहाँ सुबह शामें। हम न चाहेंगे तो दिन रात नहीं बदलेंगे। बेशक बेशक शफात, बहुत शुक्रिया इस ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया आपने हमें। और गुफ्तगू का जो आगाज़ है वो तो फ्रूट बॉयकॉट मुहिम से हुआ, लेकिन देखिए जब भी किसी मसले की निशानदेही होती है तो बात कहीं ना कहीं सिस्टम पर आती है, इदारों पर आती है, इंतज़ामिया पर आती है, लेकिन एट द एंड ऐसा नहीं है कि अवाम पर नहीं आती। हर लेवल पे कहीं ना कहीं करप्शन हो रही होती है। तो ये आपसे चीज़ एक स्टार्ट होती है कि आप खुद देखें अपने आप को। सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह हम फ्रूट की बात भी कर रहे हैं शुएब, तो यहीं पर जो जितने भी फल फरोश हैं, वो जिसकी जितना दिल है वो उस लिहाज से अपने पैसे ऊपर लगाकर वो फल बेच रहा है, जिसकी वजह से इस मुहिम का भी आगाज़ हुआ। आपके इलाके में क्या हालात हैं ज़रूर बताएं कि फलों का रेट जो है वो कितना है, क्या इस मुहिम का हिस्सा आप भी बने हैं और कितने इफेक्ट हो रहा है आपका घराना, आपकी फैमिली, आपके बच्चे। बढ़ते एक ब्रेक के जानिब जी, रमज़ान और हम। वेलकम बैक जी, रमज़ान और हम में खुशामदीद कहेंगे आपको। और खाने पीने की तैयारी हो रही है क्योंकि अफ्तारी में बस सिर्फ चंद घंटे अब बाकी। बिल्कुल ऐसा ही, और इसीलिए हमारा ये सेगमेंट हाजिर है मज़ेदार रमज़ान, और समीन मुइज़ ने हमें ज्वाइन कर लिया है। समीन अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम शुएब, अस्सलाम वालेकुम सबीन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप ज़रा बताएं समीन कि आज की डिश या डिशेस कौन कौन सी हैं? आज हम बनाने के लिए जा रहे हैं ग्रीन एग एंड चीज़ फोल्ड्स। ग्रीन नाम मैंने इसलिए दिया है क्योंकि जो हमने रोटी तैयार करके रखी हुई है वो ग्रीन कलर की है। अब डेफिनेटली आप लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ये ग्रीन रोटी कैसे बन गई है। तो दिस इज़ फुल ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि हमने आटे के अंदर नॉर्मल जो हमारे घर में आटा इस्तेमाल होता है उसके अंदर हमने पालक, हरी मिर्च को पीस कर उसका पेस्ट बनाया और हस्बे ज़रूरत नमक डाल के आटे के साथ उसको गूंद लिया। तो ऑब्वियसली वो ग्रीन कलर का आटा हमारा तैयार हो गया। हम थोड़ी देर उसको रेस्ट पे रखा। रेस्ट पे रखने के बाद नॉर्मल किस्म की जो रोटी हमारे घर में बनती है हमने वो ये बना के तैयार कर ली है, क्योंकि यहाँ पे टाइम की ज़रा शॉर्टेज होती है। मैंने रोटियाँ बना के रखी हुई हैं, ग्रीन कलर की ये रोटियाँ हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। आप चाहें तो घर में अगर लेफ्ट ओवर रोटीज़ जैसे बच जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल सहरी में बनाई बच गई, तो आप वो भी अफ्तार में बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये रेसिपी इस हवाले से बहुत अच्छी है कि आपकी बची हुई लेफ्ट ओवर रोटियाँ भी इस्तेमाल
इस्तेमाल हो सकती हैं। और अगर बचा हुआ पालक गोश्त घर में रह गया है या पालक चिकन घर में रह गया है तो उसको भी आप अच्छे से पीस कर और आटे में शामिल कर और वो एक मज़ेदार से हम फोल्ड्स बनाएंगे तो किसी को ये पता भी नहीं चलेगा कि हमने ये किस चीज़ का बनाया है। अच्छा, स्टार्ट करने के लिए मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर मैं फिलिंग क्या कर रही हूँ। फिलिंग बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन एग का स्पेनिश के साथ बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे हम नॉर्मल किस्म का जो ऑमलेट होता है वो तैयार करेंगे। आप चाहें तो अपनी हस्बे ज़रूरत हस्बे पसंद चीज़ें उसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं उसके अंदर बहुत ही नॉर्मल किस्म का ऑमलेट बनाऊँगी जिसमें मैंने 3 अंडे लिए हैं, उसको मैं लाइटली बीट करूँगी और साथ साथ हम यूज़ करेंगे इंग्रेडिएंट्स जिसमें ग्रीन चॉप्ड चिलीज़ हैं, आपके टेस्ट के हिसाब से है, ठीक है। उसके बाद हमने डाला थोड़ा सा सॉल्ट, हस्बे ज़रूरत सॉल्ट ऐड किया। उसके बाद हमने डाला कुटी हुई लाल मिर्च, हस्बे ज़रूरत हमने वो डाल दी। और हमने डाली कुटी हुई काली मिर्च, हस्बे ज़रूरत वो डाल दी। चॉप टमाटर डालेंगे थोड़ी सी खूबसूरती के लिए कि कलरफुल सा जब हम इसको काटें तो थोड़ा सा कलर आए। टमाटर अगर आपको नहीं पसंद तो आप बिल्कुल इसमें से हटा सकते हैं। चॉप्ड अनियन जो कि ऑमलेट में मेरे घर में मुझे बहुत पसंद है, ज़रूरी नहीं है सबको पसंद हो। चॉप्ड अनियन है और थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ सॉसेजेस। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके घर में पेपरोनीज़ रखे हुए हैं, कोई कुक्ड चिकन रखी हुई है जिसमें स्मोकी फ्लेवर है, कोई टिक्का बचा हुआ रखा हुआ है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा एग का स्पिनच के साथ, स्मोकी फ्लेवर जब हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये हो गए सॉसेजेस, मैंने डाल दिए इसके अंदर हस्बे ज़रूरत। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, मैं बनाऊँगी इसका नॉन स्टॉप, सिर्फ नॉन स्टॉप। आसमीन कह रही है नॉन स्टॉप, आज मैंने अपनी रेसिपी पूरी करनी है। हाँ, आप लोग बोलने नहीं देते ना मुझे, इसलिए मैं बोले जा रही हूँ आज मेरी बारी है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने करना क्या है, इट्स वेरी सिंपल। मैं इसके अंदर ऑयल डालूंगी, ऑयल डालकर जो है मैं ये ऑमलेट तैयार कर लूँगी। और ऑमलेट तैयार करने के बाद सिंपल मैंने फिलिंग करनी है। ये जो हमारा जो रोटियां बनी हुई हैं बिल्कुल ये फ्राई होगा हल्के घी के अंदर, हल्के तेल के अंदर या घी के अंदर, आप जिसमें भी फ्राई करते हैं। ये जो रोटी है, इस रोटी के अंदर मैं पहले डालूंगी चेडर चीज़, फिर मैं रखूंगी सलाद का पत्ता और ये टमाटर खूबसूरती के लिए। उसके बाद मैं डालूंगी मोज़रेला चीज़, फिर मैं ये जो मैंने ऑमलेट बनाया होगा मैं उसको सेट करूंगी, फिर दोबारा चीज़ डालूंगी, फोल्ड करूंगी और मैं फ्राइंग पे रख दूंगी। मुझे सिर्फ ये काम करना है, इट्स वेरी सिंपल। और सबसे इम्पॉर्टेंट और अच्छी बात इस रेसिपी की है कि इसमें बहुत अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू है। आयरन जा रहा है हमारा थ्रू हमारा जो है ये पालक से, हमारे प्रोटीन्स जा रहे हैं अंडों से, वेजिटेबल्स इसमें इतनी सारी हैं, हमारा डेयरी प्रोडक्ट जा रहा है, कैल्शियम जा रहा है, हमारा ये जो हम डाल रहे हैं मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़, तो ये फुल ऑफ न्यूट्रिशन है। ऐसे ये ऑमलेट तैयार होगा, इसको मैं निकाल लूँगी, डिश आउट कर लूँगी और उसके बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है वो फिलिंग करनी है अपने फोल्ड की। ठीक हो गया, ठीक है, ये ऑमलेट बस रेडी हो रहा है। ज़बरदस्त, और लग रहा है तक ये ऑमलेट पक रहा है, ऑमलेट पक रहा है। और इसमें वेरिएशंस आप खुद भी कर सकते हैं, चाहे तो पराठे के अंदर इसको फिल कर लें, चाहे तो नान के अंदर फिल कर लें, चाहे तो नॉर्मल रोटी के अंदर, चाहे तो वो ग्रीन सी रोटी जो कि आपने बेली है। मैंने जो है वो बिल्कुल बताया है, इसीलिए मैंने ये चीज़ मेंशन की है कि जो बची हुई रोटी होती है सहरी की, हम उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, ये मेरे पास देखें ये रोटी यहाँ पे रखी हुई है, बिल्कुल नॉर्मल पकी हुई है। सबसे पहले जो है मैंने इसके अंदर डाला ये चेडर चीज़ डाला, ताकि ये थोड़ा सा चिपक जाए आपस में ना, ये एक अच्छा सा जो है इसका एक वो हो जाए। उसके बाद मैंने डाला ये सलाद का पत्ता थोड़ा सा कलर लाने के लिए, 1-2 टमाटर डाल दिए। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप चाहें तो बेशक इसको ना भी डालें, कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। टमाटो लेस भी बन सकता है ये। डाल दिया बहुत सारे, मतलब जैसे मेरे घर में भी मेरे हस्बैंड को टमाटर पसंद नहीं है, तो अगर आपके घर में भी ऐसा कोई चक्कर है तो आप बेशक टमाटर जो है वो इस्तेमाल ना करें। अब ये देखें, ये आ गया हमारा ऑमलेट, बिल्कुल नॉर्मल सा ऑमलेट है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर हमने सॉसेजेस ऐड किए हैं और टमाटर भी डाले हैं, मतलब हरी मिर्चें भी हैं, प्याज भी है, तो ये डेफिनेटली बहुत मज़े का जो है ना वो फ्लेवर देगा। अब ये मैंने डाल दिया ये ऑमलेट। हाँ, अब देखिए इसमें आपने ग्रीन पेपर भी इस्तेमाल की है, आपने कुटी हुई मिर्च भी इस्तेमाल की है, आपने इसमें ब्लैक पेपर भी इस्तेमाल की है। स्पाइसी तो होगा, सीख रहे हैं आप आहिस्ता। और अब देखें ये हो गया है मोज़रेला चीज़, मोज़रेला चीज़ डाल दिया हमने।
मोज़रेला चीज़ से बहुत अच्छा जो है ना वो स्ट्रेच आता है। और ये मेरा जो फ्राइंग पैन है वो बहुत गर्म हो गया। अब हमने इसको जो फोल्ड कहा है, तो फोल्ड इसलिए कहा है कि इसको मैं ऐसे फोल्ड करके, ओके ठीक है ना, ये हमारा फोल्ड तैयार हो गया। ये फोल्ड करके इसको मैं रखूँगी वापस अपने पैन में। और अब ये हल्का हल्का जो है वो इसी ऑयल के अंदर पकेगा, इसका जो चीज़ है वो मेल्ट होगा और ये एक बहुत ही मज़ेदार किस्म का जो है ना वो रैप तैयार हो जाएगा। फ्राई हो गया, रैप तैयार है जी। रैप बिल्कुल, ये फोल्ड बिल्कुल तैयार है। अगर कैमरा इसको फोकस कर सके तो आप ये इसको देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत कलरफुल सा रैप तैयार है। और मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ की वजह से ये एक साथ सेट भी हो गया है, गिरेगा भी नहीं। और ये हाथ में लेने में बहुत इजी टू ईट है, यानी कि आपने इसको बीच में से अगर काट दिया है तो ये बहुत इजी टू ईट है। जबरदस्त, ये हमारे इसकी तो जबरदस्त फोटोग्राफी होनी चाहिए जी कि इतना कलरफुल है। अब डिश वाज रेडी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि साथ ड्रिंक ना हो। समीन, आज ड्रिंक में क्या है? अच्छा जी, आज ड्रिंक में जो है वो हमारे पास, क्योंकि हमने ग्रीन फोल्ड्स बनाए हैं तो मैंने कहा ड्रिंक भी थोड़ी सी अगर ग्रीन हो जाए तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। पिस्ताशियो ड्रिंक बना रही हूँ मैं, जिसमें पिस्ताशियो की आइसक्रीम इस्तेमाल करूँगी। ये है पिस्ते की आइसक्रीम, तकरीबन 2 से 3 स्कूप्स हैं जो कि मैं डाल रही हूँ। ठीक है जी। 1 से 1.5 ग्लास जो है ये हमारा मिल्क है। ठीक है। तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून जो है वो शुगर है, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप बिल्कुल डाल सकते हैं। और ऑब्वियसली बर्फ़ हमने डालनी है, बर्फ़ के क्यूब्स तकरीबन 4 से 5 ये क्यूब्स। आइसक्रीम में फिर भी बर्फ़ डालेंगे? ये आप डाल के ऑब्वियसली जो ठंडक होती है वो ख़त्म करती है जब ये ब्लेंड होगी। ब्लेंड होने से आपकी जो ठंडक होती है आइसक्रीम की वो ख़त्म हो जाती है, इसलिए मैंने इसमें आइस क्यूब्स डालें, क्योंकि ठंडा ड्रिंक जो होता है वो अफ्तार में बेस्ट लगता है। हम इसको सिर्फ ब्लेंड करेंगे। सिर्फ ठंडा नहीं, ठंडा ठार ड्रिंक तैयार होने वाला जी। चले जी, ड्रिंक भी रेडी हो गई। अच्छा लगेगा और बहुत ज़बरदस्त लग रही है ड्रिंक। ग्रीन कलर कम नजर आ रहा है, इसमें व्हाइट कलर ज्यादा नजर आ रहा है, आइस ही आइस नजर आ रही है। Anyways, thank you so much जी। Because of milk, yes. Exactly. Thank you समीन, thank you so much। जबरदस्त ड्रिंक आपने तैयार किया। चलिए जी, ब्रेक की तरफ बढ़ना है। रमजान और हम में हमारे साथ रहिए। ये सेगमेंट था मजेदार रमजान। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। रमज़ान और हम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद बात हो रही है फ्रूट बायकॉट मुहिम की। इससे पहले भी हमने बात की शफात से, उनके इसमें क्या व्यूज़ थे वो हमने जाने कि क्या किस तरह की उनका ओपिनियन है, वो क्या इस पर राय रखते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो है अब ये तो है लोग शामिल हो रहे हैं शुएब, ये बोली बात है। एक कैंपेन जो है वो इसमें लोग शामिल हो रहे हैं, लेकिन इस कैंपेन का आगाज किसने किया उससे पर बात करते हैं जी। जेडीसी की तरफ से इस कैंपेन को अनाउंस किया गया और उस कैंपेन में हम देख रहे हैं, जिस तरह आपने जिक्र भी किया सभी, के सेलिब्रिटीज भी इसका हिस्सा बन रही हैं, शहरी भी इसका हिस्सा बन रहे हैं। बल्कि एक जुमला भी हमने कहा कि हिस्सा बनना अपनी जगह, बल्कि वैसे फ्रूट इतना महंगा कि बॉयकॉट के बगैर भी बॉयकॉट ही है, कोई खा नहीं पा रहा। तो सरबराह जेडीसी जफर अब्बास ने भी ज्वाइन कर लिया, उनसे हम इस पर बात करेंगे। जफर भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम भाई, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जफर भाई बिल्कुल ठीक ठाक। जफर भाई, हर रमज़ान में हम देखते हैं कि महंगाई, लेकिन इस रमज़ान से मुतालिक हम रोज़ ये बात करते हैं कि मुल्क का मुश्किल तरीन या महंगा तरीन रमज़ान ये हो गया, चूँकि ज़रा हर चीज़ इतनी महंगी हो गई। आप जिस तरह हम देखते हैं कि सहरी का भी, अफ्तारी का भी इंतज़ाम करते हैं और एक वसी पैमाने पर करते हैं, पहले मुझे उस पर ज़रूर बताइएगा कि वो करने में भी आपको दिक्कत हो रही है, चूँकि ज़ाहिर है अब ज़्यादा लोग ऐड हो गए होंगे, ज़्यादा लोग आते होंगे उस सहरी के लिए, ज़्यादा लोग आते होंगे उस अफ्तारी के लिए। देखें, मैं बताऊं भाई, मैं तो हर साल पहली रमज़ान को बेसिकली मैंने जो सहरी का कॉन्सेप्ट शुरू किया था जिस टाइम में, उस टाइम में कराची में ज़बान और मसलक के नाम पे डेली 14 से 15 लोग मारे जाते थे। तो मैंने ये सहरी इसलिए की थी कि सारी ज़बान बोलने वाले तमाम मसालिक के लोग एक साथ बैठेंगे, मोहब्बतें बढ़ेंगी, एक साथ खाएंगे, और इसके असरात आए। दुनिया ने देखा कि 40-40 हज़ार आदमी रोज़ाना एक साथ सहरी कर रहे हैं। मैंने भी उसके अंदर बोला हर वो डिश जो एक मिडिल क्लास आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, मुखैर हज़रात खिलाएं। कोई शुतुरमुर्ग खिला रहा है, कोई हिरन खिला रहा है, कोई बटेर खिला रहा है, कोई चरगा खिला रहा है, कोई मंदी खिला रहा है। 400-400 कढ़ाइयाँ लग रही हैं बड़ी वाली, पूरी मुर्गियाँ फ्राई हो रही। लेकिन इस साल जो मैंने पहली रमज़ान को वीडियो बनाई, आप देखें मैंने रोते हुए बनाई। मैंने उस वीडियो में लोगों के चेहरे देखे, मेरा दिल फट गया। मैंने बोला या अल्लाह, यहाँ तो लोग तैयार होके आते थे, हंसते थे, खुशियाँ होती थी चेहरों पे, ये क्या हो गया है? हमने तो कभी नहीं बोला कि हम सदका खैरात खिला रहे हैं, तो दावतें आम है। यकीन करें, लोग अपने बच्चों को जिस तरह उठा के लाए थे, साफ लग रहा था गहरी नींद से उठा के लाए बच्चों को, बेटा खुदा के लिए चल दो,
ताकि तुम सुबह कुछ खा के रोजा रख लो, घर में कुछ नहीं है। और मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही थी जैसे वो फीलिंग नहीं होती जब आप किसी अपने प्यारे को दफना के आते हैं कब्रिस्तान से और लोग घर के बाहर बैठे खाना खा रहे होते हैं और आपका दिल रो रहा होता है, बिल्कुल वो आ रही मेरी फीलिंग्स थी। और काश 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 ये हुक्मरान जो है किसी एक लोअर मिडिल क्लास आदमी के घर जाके एक दिन गुजार लें। दंग रह जाएंगे लोग, बेचारे पंखे नहीं चला रहे हैं गर्मी में, कह रहे हैं बिल आएगा, कौन देगा 10,000 रुपए का बिल, हमारी तो तनख्वाह 40,000 है। मैं अपने बच्चों को अफ्तारी भी नहीं करा पा रहा हूँ, 25,000 मकान का रेंट है, 2 कमरे के आम सी आबादी में। अब 15,000 जो बच रहे हैं 40,000 कमाने वाले के लिए 15,000 तो पूरे के इलेक्ट्रिक ले जाएगी। बिल्कुल ज़फर, एक्चुअली यही हालात है कि इतनी तनख्वाह नहीं है जितने आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाता है, आपका बिजली का बिल आ जाता है। लोग डेफिनेटली इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे। जेडीसी की अगर बात की जाए तो आप की कैंपेन में किस तरह से इसका फर्क आया है, जिस तरह से आप लोगों की हमेशा मदद करते नजर आए हैं रमजान में या वैसे भी, तो महंगाई से कितना असर हुआ है? देखें, महंगाई से इतना असर हुआ है, जो हमारे गली गली हमने फ्री डायलिसिस सेंटर खोल दिए, क्या लियारी, क्या मलीर, क्या समनाबाद, क्या नौरतानाबाद, क्या सरजानी टाउन, क्या गुलशन इकबाल, क्या लियाकताबाद, एक एक सेंटर का फ्री में डायलिसिस है ना, कोई भी कराए। 40 लाख रुपए खर्चा था। ये डॉलर डबल हुआ ना, ये खर्चा 80 लाख पे चला गया। तो एप्रन का इंजेक्शन जो 800 रुपए का था 1600 हो गया, 16 लाख रुपए की इजाफा हर सेंटर पे आ गया। हमने दुनिया की सबसे महंगी मशीन लगा दी है लैब की, कि चलो लैब माफिया से जान छुड़ाएं, तुम 80,000 के खून के टेस्ट नहीं करा सकते। नुमाइश चौरंगी पे करोड़ों रुपए की जगह लेके 8 अरब रुपए की मशीन उतार दी, फ्री में लोगों के लैब के टेस्ट होंगे, खून के टेस्ट। अब आप मुझे बताइए, 10-10 हजार बच्चा पढ़ रहा है आईटी सिटी में, जहां हमने बनाया फ्री में, अरबों रुपए के कोर्सेज कर रहे हैं फ्री में। उसके अलावा जो दुनिया की सबसे बड़ी मॉर्चरी बन रही है, मुझे पहली रमजान से आके लोगों से हाथ जोड़ के बोलना चाहिए था ना, ये पूरे साल जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं तुम्हारी खिदमत के, लाओ इसके लिए डोनेशन दो, आओ। पूरी सब कितनी एनजीओ एड चला रही है, टीवी पे कमर्शियल चला रही है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अल्लाह के वास्ते फ्रूट सस्ते कर दो, ताकि ये लोग जो साल में एक बार फ्रूट खाते हैं रमजान के महीने में, खा लें। फिर मुझे बाजारों में उतरना पड़ा। जब पहली रमजान को मैंने देख लिया कि कोई सुनवाई नहीं है, कोई हुकूमती अरकान नहीं है, किसी के कान पे जूनी रहेंगी, मैं गया दुकानों पे, मैंने अपने दोस्तों को भेजा, जाओ इनसे एक फ्रूट चाट का सामान खरीद के लाओ। भाई एक फ्रूट चाट जो घर में बनती है 6-8 लोग खा लेते हैं, 10 लोग, उसमें क्या होता है, 10-12 कीनू होते हैं, 4-6 सेब होते हैं, 2 छोटे छोटे खरबूजे होते हैं, 12 केले होते हैं। तो वो फ्रूट चाट का सामान जो 300 रुपए का मिलना था, वो 2650 रुपए का मिला। 2600। मैंने कहा इसका बिल बनवाओ, इसका बिल बन। अब बताओ 30 दिन अगर कोई फ्रूट चाट खाएगा तो वो 1.5 लाख रुपए या 1.25 लाख रुपए से फ्रूट चाट के देगा। अरे जुल्म हो रहा है, जुल्म पाकिस्तानियों पे जुल्म हो रहा है। मैंने उसके बाद इसके लिए और इसके लिए ज़फ़र भाई, जिस तरह ज़ाहिर है चूँकि गुफ्तगू का आगाज़ फ्रूट बाइकॉट मुहिम से हम कर रहे थे, आपने जिस तरह इनिशिएट किया, इसको ज़ाहिर है सारे मामले को समझते हुए, ब्रादर इस तकलीफ़ को महसूस करते हुए आपने उसका ऐलान किया, तो 3-4 दिन में कोई फ़र्क महसूस हुआ? पेरिशेबल आइटम है, ज़ाहिर है नहीं, आज दूसरा दिन है। देखें, आज दूसरा दिन है, आज दूसरा दिन है। 128 रुपए किलो अच्छा वाला अमरूद बिकना था, दर्जा अव्वल, जो सरकारी लिस्ट में लिखा हुआ था, वो अल्हम्दुलिल्लाह 150 पे आ गया है। वो भी 2 दिन और चलनी है कैंपेन, तो इंशाल्लाह ही अपने असल रेट पे आ जाएगा। 600 रुपए किलो क्यों खरीदेगा कोई अमरूद जिसके रेट 128 रुपए किलो है? वो केला जिसके रेट 130-140 रुपए, कोई 600 रुपए दर्जन क्यों खरीदेगा? बिल्कुल। वो कीनू जिसके रेट अच्छे वाले कीनू के, जो बड़े साइज का कीनू है, उसके रेट है 230 रुपए, तो भाई तुम 800 रुपए दर्जन क्यों बेच रहे हो? फिर मैंने कल एक और काम किया। कितना अहम है कि इस मुहिम में ज्यादा से ज्यादा लोग आए, चूंकि जो आपने बात की ना कि फर्क महसूस होना शुरू हो गया है, तो ज्यादा लोग इसमें ऐड हो जाएंगे तो फौरन से उसका इंपैक्ट आएगा, फौरन से जो फ्रूट है अपनी असल कीमत पर आएगा। लाजमी बात है भाई। देखें, बात यह है कि फूड के जो फ्रूटों के ठेले हैं, ये माफियाज के हैं। हर ठेकेदार के 500-500 ठेले हैं। वो कह रहा है सरकारी रेट कुछ भी हो। अब मैंने कल क्या किया, मैंने केले के होलसेलर को बुला लिया, मंडी वाले को। मैंने कहा भाई तुम सब्जी मंडी में केले का रेट क्या खोल रहे हो? उसने बोला 3250 रुपए। मैंने कहा एक पेटी में कितने दर्जन केले हो रहे हैं? बोला फिक्स 40 दर्जन होते हैं। तो मैंने कहा एक दर्जन कितने का पड़ा? उसने बोला 80 रुपए का। मैंने कहा बेचना कितने का? बोला 193 रुपए का। मैंने कहा उसको तो 120 रुपए वैसे ही बच रहा है। तो ये तो डबल भी नहीं है, ये तो ट्रिपल रेट है। अब सुने, आप सुने, अगर वो 4 पेटी केला रोजाना बेचता है तो सरकारी मुनाफे के हिसाब से 6 लाख रुपए महीना कमाएगा। लेकिन पेटी अगर रोजाना बेचते हैं तो 40 से 42 लाख रुपए महीना कमाएगा एक ठेला। कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे लोग मर जाएं, उनके बच्चे फल ना खाएं। अब आप सुने, सिर्फ अभी 1.5 दिन का बाइकआउट हुआ है। मुझे किसी ने नहीं बोला कि हमारे बच्चों ने एक दिन फल नहीं खाया तो मर गए। ओ भाई, उन 90% पाकिस्तानियों का सोचो कि जिनके बच्चे दस्तरखान में फल खा लेते थे। सस्ती चीज है। पकोड़े समोसे कहां से बनाएंगे? तेल कहां से लाएंगे 500 रुपए लीटर? बेसन कहां से लाएंगे 250 रुपए किलो? कौन ये बनाएगा इतनी महंगी चीजें?
तो उन्होंने कहा था तरबूज काट लेते थे हम लाके, हम बोलते थे बेटा इसको अफ्तार बोलते हैं, खा लो और इसके बाद ये रूखी सूखी रोटी खा लेना। सुबह भूखे पेट रोजा रखा था तुम लोगों ने। बाप तो बहाना कर रहा है ना, बच्चों से बोल रहा है बेटा आंख नहीं खुली। बच्चा जानता है मैं खुद जाग रहा था, मेरे पास घर में कुछ खाने को ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है, कुछ जेब में है ही नहीं, क्या दूं। तो बात यह कि हमारे लोग मुसीबत में हैं, चूंकि हमारे हुक्मरान बहुत अमीर हैं, इनके पास अरबों रुपए हैं, ये हमारा दर्द नहीं जानते, इनको हमारी मुसीबत नहीं पता, ये हमारे लोगों के हाल नहीं जानते, ना समझना चाहते हैं। हमारे ऊपर जो भी हुक्मरान होते हैं, जो भी लोग होते हैं, वो इतने ज्यादा अमीर होते हैं, इतने ज्यादा पैसे वाले होते हैं कि हमारा उनका मैच नहीं है। हम देखें, हम जिन घरों में रहते हैं बफर जोन है, वो नागन चौरंगी है, वो नई कराची है, वो नॉर्थ कराची है, वो सरजानी है, वो लियाकताबाद है, वो खारादर है, वो मीठादर है, आगरा ताज है, मलीर है, शाह फैसल है, लांडी है, कोरंगी है, कायदाबाद। ये लोग कहाँ रहते हैं? पुल के उस तरफ। इधर की दुनिया से इनको क्या कहना कि हमारी गलियों में आवारा कुत्ते हमारे बच्चों को काट रहे हैं। हम इनको कस्में दे रहे हैं, अल्लाह का वास्ता है हुक्मरानों, हर गली में 50-50 आवारा कुत्ते हैं। ठीक है जफर भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जो आपकी गुफ्तगू है ना, ज़ाहिर है इसमें हमें वो तकलीफ, वो दर्द हमें नजर आया, महसूस होता है। शुएब यहाँ पर हुकूमत की भी बात कर रहे थे जफर, उन्होंने कहा कि हुकूमत इस तरह नहीं, डेफिनेटली उससे भी हमारी अपील है कि प्राइसेस कम करें, लेकिन अगेन जिस बात से इंतजामिया का रोल है इसके अंदर, और दूसरा अपने लेवल पे भी, इंडिविजुअल लेवल पे भी तो कोई किरदार है ना कि वो बेचने वाले कौन है। 60 का केला 600 में क्यों मिला? एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, इस ट्रांसमिशन में वापस आएंगे, साथ रहिए। खुर्रम इलाही रिसर्च साथ मौजूद हैं और आज बात शाम से मुताल्लिक़। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सबीन, शोएब, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, और मैं आज यही सोच रहा था कि इसकी आबादी क्यों घटती जा रही है। सबसे ज़्यादा दुनिया में मुहाजिरीन जो हैं वो शाम के हैं और बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई हैं। लेकिन जब हम माजी में जाते हैं तो बहुत ही बड़ी तहजीब है, दुनिया का ऐसा दारुल खिलाफा जो मुसलसल लॉन्गेस्ट पीरियड में अलाइव है, जिंदा है, जहाँ कभी भी, या यूँ कहिए कि हमेशा वहाँ लोग आबाद होते रहे हैं, वो दमिश्क है जिसका दारुल खिलाफा है, जो मुसलसल कितने हज़ार सालों से शहर के तौर पे मौजूद है। वरना तहजीबों में शहर गिरते रहते हैं, ख़त्म होते हैं, दोबारा बनते हैं, नए शहर बनते हैं। इसकी अहमियत यहाँ जंग क्यों लगी रहती है, इस बात से भी हम थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब दोबारा ज़हूर करना है तो वो दमिश्क से, शाम से करना है, और जो दज्जाल का फितना है उसने भी तकरीबन यहाँ से या समवेयर बिटवीन इराक और यमन से, लेकिन ज़्यादातर कहा जाता है शाम से ही करना है। तो कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि जैसे इसकी हिस्ट्री को प्लान तरीके से कुछ ग्लोबल कुव्वतें हैं जो तबाह करती हैं, इसकी अहमियत को देखते हुए, क्योंकि हमारा अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा दमिश्क से आना है। और अगर देखा जाए तो लाइब्रेरी हमने एक तो कवर की थी पहले इराक में, लेकिन कायनात में या समझा जाए दुनिया की सबसे पुरानी लाइब्रेरी जहाँ पे 20,000 से ज़ायद किताबें मौजूद थी, और 3,000 साल पहले वो भी शाम में ही थी। और उस ज़माने में किताबें आप देखें कि वो तख्तियों पे लिखी जाती थी, यानी कि मट्टी का तख्ती बनाई जाती थी, जिसे अंग्रेज़ी में हम टैबलेट कहते हैं। जब अमूमन जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से भी हम कहते हैं 10 कमांडमेंट्स, 10 बड़े अहकाम, तो 5 एक तख्ती पे थे, 5 एक तख्ती पे थे। तो ऐसे ही सोचिए उस ज़माने में तख्तियों पे 20,000 किताबें जो हैं वो भी इसी तहजीब में, शाम में मौजूद थी। और जब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो अब, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि दमिश्क वो शहर है जो सबसे तवील अरसे से आबाद है, कभी नहीं डूबा, कभी मुकम्मल तौर पे इतनी जंगों, इतने हमलों के बाद भी हमेशा आबाद रहता है। उसकी एक निशानी ये भी है कि हाबिल काबिल का वाक़या हम सब ने सुन रखा है, अंग्रेज़ी में एबल एंड केन वेरी फेमस नावल भी आया, लेकिन हम बच्चे भी जानते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बच्चे हाबिल और काबिल, तो हाबिल का मकबरा भी दमिश्क में मौजूद है। और वो बड़ी हैरान कुन बात है कि वहाँ जो कब्रें हैं जो उस ज़माने में समझे थोड़ी पुख्ता होती थी, वो 23 फुट लंबी, बिल्कुल 23 फीट की। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स, तालिबे इल्म, बच्चे इस बात को बहुत गौर से सोचें। उस ज़माने में जब इंसान अभी बिल्कुल ज़मीन पर आया था, तो उस ज़माने की सख्तियाँ, सर्दी, हवा, उस ज़माने के बड़े बड़े जानवरों से लड़ने के लिए ये जिस्म नाकाफ़ी लगता है। तो इसके ऊपर भी बहुत तहकीक होती रहती है पूरी दुनिया में। जब हमें अमूमन माजी के लोगों की कब्रें मिलती हैं या उनके कद का पता चलता है, या जब कल हमने बात की पेट्रा के लोगों की कि वो इतने बड़े बड़े कदावर थे कि पत्थर तोड़ लेते थे, तो ऐसे लगता है कि इंसान आहिस्ता आहिस्ता ज़हनी तौर पे ताकतवर और जिस्मानी तौर पे कमज़ोर। बल्कि अब तो हम खुशी खुशी मेटावर्स में जा रहे हैं, वर्चुअली हम जिंदा रह लें, ख़त्म ही हो रहे हैं। तो उस ज़माने के इंसान की जिस्म बहुत ताकतवर था, उसको भी एविडेंस लेना हो तो आप जब कभी इंशाल्लाह शाम जाएँ तो आप वहाँ पे हाबिल की मस्जिद के नाम से मशहूर है, आप देखेंगे। और ये कायनात का पहला कत्ल समझा जाता है जिसमें काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। और फिर एक आपको पता है कव्वे ने ये सिखाया कि कैसे दफन करते हैं, यानी कि कव्वा
उस ज़माने में दमिश्क में मौजूद था, या ये कह लीजिए शाम में मौजूद था, यानी कि जानवरों की भी एक बड़ी आबादी इस जो खित्ते में पहले से मौजूद थी, जो कि एक बहुत ही अहम बात है। और अगर हम आगे बढ़ते चले जाएं तो बहुत ही हैरान कुन बात, इटली का वीनस तो सबने सुन रखा है, पानी है, मुझे एक दफ़ा जाने का मौका भी मिला, तो आप हैरान रह जाते हैं। बहुत रोमांटिक शहर है, हर तरफ पानी है, गलियों में भी पानी है, और वहाँ कोई टैक्सीज नहीं होती, कोई गाड़ियाँ नहीं होती, हर तरफ कश्तियाँ हैं। लेकिन रेत का वीनस पाल्मेरा शाम में मौजूद है। ओके। और इसको रेत का वीनस क्यों कहा जाता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि वीनस जो है वो तजारती हब था। मतलब जितना भी तजारती माल था वो वीनस आता था, और वहाँ से पूरी यूरोप की तजारत चलती थी। और जब आप इटली में जाते हैं तो आप देखते हैं कि जगह जगह बड़ी बड़ी कश्तियाँ बांधने के लिए वीनस में लगे हुए हैं, और अंदर भी छोटी छोटी कश्तियाँ चल रही हैं, बाहर भी बड़ी बड़ी कश्तियाँ चल रही हैं। और किसी भी शहर को आप सोचें, वीनस आबाद ही नहीं हो सकता अगर अंदर लोगों के पास खाना नहीं, मईशत नहीं है। ये जो है पाल्मेरा रेत का वीनस कहलाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी तजारत होती थी, और तजारत जो है रेत पर होती थी, और सिर्फ बहरी जहाज़ की जगह ऊँट इस्तेमाल होते थे। तो इसको पाल्मेरा को रेत का वीनस कहा जाता है। अगर आप थोड़ा सा गौर कीजिए तो आपको याद होगा, हमने कवर किया था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में अपना सफ़र अपने चचा अबू तालिब के साथ शाम का कर रहे थे, और उनको राहिब से मुलाकात हुई। जी बिल्कुल, राहिब से मुलाकात हुई उर्दन में। तो तब भी आप एक मुआशी सफ़र कर रहे थे, तजारती सफ़र कर रहे थे, तो शाम बहुत बड़ी तजारती हब भी था। और जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चलता है, जो बहुत ही प्यारी बात, हज़रत खदीजा अलैहिस्सलाम का माल लेके रसूल करीम ने जो सफ़र किया था वो भी शाम की तरफ ही किया था। और उस वाक़े में भी एक ईसाई राहिब भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिले, क्योंकि हज़रत खदीजा अलैहिस्सलाम ने आपके लिए एक साथ नस्तूरा की बात कर रहे हैं। जी, ये खादिम भेजा था, लेकिन नस्तूरा वो ईसाई राहिब था जिसने रसूल करीम को देखा और फिर खादिम को बुलाया और कहा, अरे ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ वहाँ से आए। तो उन्होंने कहा इनका बहुत ख्याल रखिए, और फिर वही वाली बात, इनको यहूदियों से बचा के रखें। अच्छा। यहाँ में एक थोड़ी सी आम बात फिर हमारे सामईन नाजरीन के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग, एक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं आर्मागेडन, जिसे उर्दू में हम कहते हैं अरमाजदून, ये आखिरी जंग है जो लड़ी जाएगी। वो आखिरी जंग भी जो है वो ईसाई और जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो मिल के लड़ेंगे किसी तीसरी ताकत, यहूदी हो सकते हैं, कोई ऐसा दजाली फितना हो सकते हैं। तो वहाँ से मैं बार बार पता चलता है कि जैसे नस्तूरा की बात या ईसाई राहिब की बात, तो हमारे दिल में एक मोहब्बत पैदा होती है, जिन्होंने खुद पेशन गोई की कि ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगम्बर है। खुरम, दज्जाल कौन है? हाँ, ये दज्जाल के बारे में अमूमन ये कहा जाता है कि ये कुछ सिस्टम होगा, लेकिन मैं बिल्कुल अमूमन तहकीक डेब्यू अंदाज से कर रहा होता हूँ। इंस्टेड के पहले की बात सुन लो और बस वो सामीन के आगे रखते हैं। देखिए, अगर दज्जाल सिस्टम है तो फिर सिस्टम को सिस्टम से भी मारा जा सकता है, क्योंकि हमारे मज़हब में, इस्लाम में हमें बताया जाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और इमाम मेहदी आएंगे, जो शख्सियत है। और दज्जाल के बारे में भी जितनी गुफ्तगू की है वो शख्सियत है, तो इंडिविजुअल वो इंडिविजुअल है, कोई ज़ात है जो आएगी और वो उसके बाद आके बहुत बड़े बड़े पावरफुल क्लेम्स करेगी, जो साइंसी बुनियादों पर भी हो सकते हैं कि वो रिस्क कम कर देगा, चीज़ों को टेलीपोर्टेशन, ये बातें शुरू हो चुकी हैं। और इसी बातों की एक वजह शाम में, जो आज शोएब भाई ने कहा कि जैसे शाम को हम जंगज़दा देखते हैं, एक बहुत बड़े ग्रेटर प्लान का हिस्सा लगता है, वो चीज़ें मिटाई जा रही हैं शाम में, जिनके एविडेंसेस कहा जाते थे कि ये आखिरत में मिलेंगे हमें। अच्छा। तो जो कुछ लोगों ने इस मुसलमानों का रूप धार के एक फितना फसाद बर्पा कर रखा है, तो वो निशानियां मिटा रहे हैं, जिससे बात की कहानी की कुल्ली खुलनी है। और इसमें भी अब हम शाम की जब बात करते हैं खुरम भाई, तो अफसोसनाक पहलू अब तो सामने आते हैं हमारे, बहुत से यूँ तो हैं। बिल्कुल। कोई आपने पिक की है जंगज़दा शाम के अब के अफसोसनाक पहलू? सबसे एक अफसोसनाक पहलू तो ये है कि वो अलामा का मशहूर शेर है कि हर नई तामीर को लाजिम है तक़रीब तमाम है, इसी से मुश्किलातें ज़िंदगानी की कशुद मुश्किल आती है तो आसानी आता है, फ़न्ना माल उसरी युसरा। तो अब एक ख़ातीन का शहर आबाद हो रहा है शाम में, जिसका नाम है जनवर, और वो शहर है जहाँ सिर्फ ख़ातीन हैं और बच्चे हैं, ज़्यादातर बेवा हैं, जो इस जंग से तंग आ चुकी हैं और जुल्म से, जबर से, जंग से तंग आके उन्होंने एक नया शहर आबाद किया है, और वहाँ सिर्फ ख़ातीन रहती हैं, वहाँ सिर्फ बच्चे रहते हैं, उसका नाम जनवर है। अभी तक 30 से ज़ायद ख़ानदान आबाद हो चुके हैं, और उन्होंने अपना एक एकोसिस्टम बना लिया है, अपनी वो सब्जियाँ उगाते हैं, अपनी ही चीज़ें करते हैं, और उस तरह से वो लेके उसको आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी जो उदास बात है वो ये है कि जब हम थोड़ा सा गौर करते हैं शाम की तरफ, तो शाम दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका एक फ़ैक्ट इंटरेस्टिंग तो है लेकिन अफसोसनाक है कि अब वो पूरी दुनिया में उसकी रोशनी दुनिया के किसी भी मुकाम से 80% कम होती है।
यानी मुकम्मल रात को अंधेरों में डूबा हुआ होता है, वहाँ पे कोई रोशनी नहीं होती और उसकी वजह जंग है, उसकी वजह लड़ाई है, झगड़े है और फितना फसाद है जो उस मुल्क में बरपा है, जो नजर आ रहा है। और डेफिनेटली सब इसको विटनेस भी कर रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। और छोटी सी एक और इंटरेस्टिंग बात शाम के हवाले से, क्योंकि इराक, उर्दन, शाम, यमन, हमने ये सारे मुल्क अभी कवर करने हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो तख्त है वो भी शाम और यमन के दरमियान उड़ रहा होता था और हुदहुद शाम से उड़ी थी और उसने जाके एक दूर की एक वादी में, अभी नाम नहीं लेता कि हमारे शोज़ होने हैं उस पर, वहाँ जाके एक बताया था कि वहाँ एक मलका है जिनके पास बहुत मालो दौलत है और वो बहुत अच्छी खातून है जिनका नाम मलका बिल्कीस है। और मलका बिल्कीस ने जब इस्लाम कबूल किया तो वो शाम की धरती पर आकर उन्होंने इस्लाम कबूल किया। वो हम वाक़या अगली किस्त में आगे हम डिस्कस भी करेंगे क्योंकि डेफिनेटली हमने अभी और मुल्क भी हैं साथ साथ वो भी कवर करने हैं, तो ये सारे वाक़यात उसमें आएंगे। खुरम, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। कैसा था शाम और कैसा है शाम, ये डिस्कशन थी। सेगमेंट में एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, रमज़ान और हमें वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक, रमज़ान और हम में एक बार फिर खुशामदीद। इलाज मुआलजे की बात करते हैं। डॉक्टर जहांजेब मुगल, उन्होंने नॉर्थ कराची के PBES हॉस्पिटल में मुल्क के पहले फ्री ओरल कैंसर सर्जरी यूनिट का आगाज़ किया और इसमें मुल्क के किसी भी हिस्से से ताल्लुक़ रखने वाले मरीज़ों का 100% फ्री ट्रीटमेंट जो है वो किया जाएगा। और उन्होंने इसके लिए 5 माह पहले नीदरलैंड की दारुल हुकूमत एम्स्टरडैम में फ़ंड रेजिंग शुरू की थी और बहुत कम वक्त में इस यूनिट का इफ्तिताह किया। और इस वक्त हम कुछ तस्वीरें आपको दिखा भी रहे हैं। इस यूनिट से मुतालिक आज हम मज़ीद बात करेंगे। डॉक्टर जहांजेब मुगल ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक ठाक। सर, कैसे ख्याल आया, ओरल कैंसर को कैसे पिक किया? बिकॉज आई एम अ मैक्सिलोफेशियल सर्जन, तो ये जो छालियाँ, पान, गुटखा, नस्वार की वजह से जो ओरल कैंसर होता है, मुंह का सरतान, ये हमारे शोबे का हिस्सा है इसको देखना। जब मैं पाकिस्तान मुंतकिल हुआ बाहर से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके, तो आई वाज ओरिजिनली वेरी स्ट्रक एंड शॉक्ड कि ये मैं कितना सारा यहाँ ओरल कैंसर देख रहा हूँ। मतलब बाहर भी हम देखते थे लेकिन इस तरह नहीं देखते थे जितना हम यहाँ देखते थे। तो वेरी सून आई रियलाइज्ड एंड आई लर्नड कि ओरल कैंसर, मुंह का सरतान, पाकिस्तान में मर्दों में पहले नंबर का सरतान है और औरतों में दूसरे नंबर का। एंड आई कुड रिलेट टू दैट फैक्ट, क्योंकि जिस तरह के मैं केसेस देख रहा था हर किस्म के एज ग्रुप में, आई मीन इट वाज अटरली शॉकिंग। लेकिन फिर साथ में एक आपका एक सोसाइटी के अंदर जब आप रहते हैं ना, तो आप देखते हैं कि जो सबसे गरीब तबका है ना, ये उसकी बीमारी है। और गरीब तबके के पास क्या होता है, बहुत मुश्किल से तो अपना गुजारा करता है। अब ठीक है, जो भी उससे गलती हो गई, छालियाँ, पान, गुटखा, नस्वार उसने खाया, अपने आप को इस मुसीबत में डाला। लेकिन मेरी जो असल में जो हमदर्दी या मेरी जो मेरी ख्वाहिश थी या जो मेरी जो कोशिश थी, वो ये कि देखें, उसको अगर हम बचा पाएंगे या ना बचाएंगे वो तो मुझे नहीं पता, वो तो अल्लाह के हाथ में जिंदगी मौत। लेकिन किसी भी इलाज की वजह से उसके घर वाले, उसके माँ बाप, उसकी अहलिया, उसके बच्चे सड़क पे ना आ जाए, क्योंकि ये इतना महंगा इलाज है कि एक से ज्यादा सर्जरी की जरूरत पड़ती है और वो नहीं अफोर्ड कर सकते। तो उस चीज को देखते बस आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ एंड आई न्यू कि मैंने कुछ करना है इसके लिए। तो फिर वहीं से फिर ये पूरा एक आप समझे सिलसिला शुरू हुआ बेसिकली। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यही बात है कि हम कोशिश ही कर सकते हैं, अपने हिसाब से जितना कोई हिस्सा डाल सकता है वो कोशिश की जा सकती है। लेकिन यहीं पर ये भी पूछना चाहूँगी कि ये यूनिट जो है इसकी वर्किंग किस तरह से होगी, मरीज किस तरह से रसाई हासिल कर सकेंगे? देखिए, यूनिट तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मर्जी से कायम हो गया है। 16 मार्च की इनॉग्रेशन थी अभी पिछले हफ्ते और 20 मार्च से हमने सर्जरी शुरू कर दी। अभी जो हफ्ता गुजरा है उसमें 6 सर्जरियां हो चुकी हैं, अब जो हफ्ता आ रहा है 6 और हो रही हैं। देखिए, हमने क्या किया है कि हमने जो स्टाफ है वो हमने 100% हायर किया हुआ है। तो जाहिर है उसकी हमें फंडिंग पहले से मिली हुई थी, तभी हमने किया। उसके अलावा यूनिट हमने बनाया वो भी डोनेशन के जरिए बना। तो मेरा पहले तो मैंने ये सोचा था, आपस की बात है, रमजान का महीना है, सच्ची बोलना चाहिए कि जब मुझे शुरू में डोनेशंस मिल रहे थे और सारी चीजें, तो मैंने सोचा था मैं इसको सब्सिडाइज कर दूंगा। सब्सिडाइज का मतलब है कि बिल्कुल ये एक मिनिमल खर्चा है। लेकिन जिस तरह का मैंने रिस्पांस देखा, जिस तरह लोगों ने दिल खोल के पैसा दिया, माशाल्लाह, बस फिर मैंने डिसाइड किया 100% मुफ्त होगा। अच्छा, इस यूनिट के कयाम में डॉक्टर साहब कितना खर्च आपका आया? एक तो ये चीज, और दूसरा एक जो पेशेंट होता है उसकी सर्जरी में क्या कॉस्ट आती है? देखिए, अगर हम बात करें प्राइवेट हॉस्पिटल की, बिलखसूस जो कराची के बड़े अस्पताल हैं, उनमें ये एक सर्जरी 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख से कम की नहीं। ठीक है जी।
तो अब जाहिर है हम क्योंकि उस तरह नहीं चार्ज कर रहे जिस तरह और अस्पताल चार्ज करते हैं, लेकिन कम से कम भी एक मरीज पे सब कुछ बनाने के बाद अगर इस वक्त हम तनख्वाहें निकाल रहे हैं, सब निकाल रहे हैं, अगर हम सिर्फ दवाइयों की बात करेंगे, जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं बेहोशी की, और जाहिर है आपके सामने आजकल महंगाई का दौर है, सब चीज़ें बढ़ भी गई हैं कीमत में, तो 80,000 से 1 लाख की तो सिर्फ दवाइयाँ इस्तेमाल होगी एक मरीज पे जिसकी कैंसर की सर्जरी होगी। अच्छा, फिर अगर आप एक अपोर्शन कर दें कि जी वो जो तनख्वाहें लगेंगी और जो बिजली पानी गैस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इन यूनिट, तो चैरिटेबल सेक्टर में भी आप ये काम करने जाएंगे और फ्री भी कर देंगे तो मुझे 3 लाख रुपए का तो खर्चा पड़ रहा है। अच्छा, और डॉक्टर साहब आपने एक बात की ना कि एक हफ्ते में 6 सर्जरीज हुई, फिर 6 सर्जरी, इस यूनिट की कैपेसिटी क्या है? क्या हफ्ते में 6 सर्जरीज ही हो सकती हैं? एट द मोमेंट हम लोगों ने एक ऑपरेशन थिएटर कायम किया है क्योंकि देखिए हमें अपने रिसोर्सेज को लेके चलना है। इंट्रो में आपने बात की थी कि मैंने 5 महीने में ये चीज कायम की है। इट इज बिकॉज आई हैव अ वेरी प्रैक्टिकल माइंडसेट कि देखें लैविश काम करना आसान होता है लेकिन आपने काम शुरू करना होता है। तो मेरा ये ओरिजिनल प्लान तो 3 ऑपरेशन थिएटर के थे, लेकिन फंड्स को सामने रखते हुए, जरूरत को सामने रखते हुए मैंने कहा एक के पैसे आ गए, एक से शुरू करो। तो एक की कैपेसिटी इस वक्त 6 है क्योंकि 6 दिन होते हैं हफ्ते में, आपको पता है, और एक ऑपरेशन में कम से कम 6 से 8 से 10 घंटे लग जाते हैं, तो इस वजह से एक ऑपरेशन कैपेसिटी 6 है। ठीक है डॉक्टर साहब, आखिर में ये ज़रूर बताते जाएं क्योंकि इस वक्त लोग देख रहे हैं, खुदा न खास्ता लोगों को बाज़-औक़ात नहीं भी पता होता, और अगर किसी को ज़रूरत है इस हॉस्पिटल तक आने के लिए, इस यूनिट तक आने के लिए, क्या प्रोसीजर है, लोग किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं, थोड़ा उस प्रोसीजर के बारे में बता सकते? वेरी सिंपल एक टेलीफोन नंबर है, अगर आप अपने स्क्रीन पे दिखाना चाहें, उसमें व्हाट्सएप भी है। आजकल आपको पता है सब कुछ सोशल मीडिया और आपके हाथ में कंप्यूटर है, तो द टेलीफोन नंबर है 0343 919 8049 and anyone can send a message, anyone can call this number, it's 24 hours on, you will be guided कि आप आएं, आप दिखाएं। अच्छा, मैं खुद भी यहाँ होता हूँ, मेरे अलावा मेरी टीम भी यहाँ होती है। मेरी टीम तो सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक यहाँ ओपीडीज करती है। मैं यहाँ आप समझे हफ्ते में 4 दिन ओपीडी। आप वहाँ पर मौजूद हैं, नंबर आपने शेयर कर दिया तो कोई भी इजीली एक्सेस कर सकता है। नो रिफ्यूजल पॉलिसी है, फ्री ये यूनिट है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक हमसे डिटेल्स शेयर कर रहे थे। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे रमज़ान और हम, स्टे विद अस। वेलकम बैक। रमज़ान और हम, और अभी राजा ज़ियाद साहब मजहबी स्कॉलर आज हमारी एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन में हमें ज्वाइन करेंगे, और आज हमारी कोशिश क्या है कि डेली बेसिस पर हम क्या बात करें, इस्लाम में हीरोज़ और विलन्स का तस्वर, जिस पर हम गुफ्तगू को आगे आज बढ़ाएंगे। आज बात करेंगे इस्लामी तारीख़ के एक बहुत बड़े हीरो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का शुमार खुदा के जलील क़द्र अंबिया कराम में किया जाता है और आपको बनी इसराइल की हिदायत के लिए मबूस किया गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र जिस तरह हमने देखा कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा यानी 136 बार आया है। खुदा ने उनकी ज़िंदगी के कई अहम पहलू बनी नौ इंसान के लिए कुरान मजीद में बयान किए हैं, तो उसी हवाले से आज हमने ये मौजू सिलेक्ट किया है। राजा ज़ियाद साहब साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। हज़रत मूसा इस्लामी तारीख़ के हीरो, उन पर हम चाहेंगे रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हज़रत मूसा का जैसे आपने जिक्र किया कि कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा अगर किसी नबी का तज़किरा आया तो वो मूसा अलैहिस्सलाम है। तो जाहिर सी बात है इस छोटी सी नशिस्त में वो पूरा तज़किरा करना बड़ा इम्पॉसिबल, नामुमकिन सी बात है। तो कुछ एस्पेक्ट्स में हाईलाइट कर देता हूँ उनकी लाइफ के। सबसे पहली बात ये कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल और अल्लाह के नबी, और उनके साथ एक आप कह लें कि बचपन से एक प्रॉब्लम उनके साथ ये था कि उनको स्टैमरिंग का या हकलाने का प्रॉब्लम था और वो सही तरीके से बोल नहीं पाते थे। तो उन्होंने, अल्लाह ताला ने जब उनको मिशन दिया कि आपने फ़िरौन के पास जाना है, इज़्ज़ब इला फ़िरौन इन्नहु तग़ा, तो यानी आप सोचें कि मूसा अलैहिस्सलाम को ये कहा जा रहा है कि आप एक बहुत बड़े टायरेंट के पास जाएं, उस इलाके में जाएं जहाँ पे आपके ऊपर कत्ल का केस चल रहा है, क्योंकि आपने एक दफ़ा एक बंदे को बचाते बचाते किसी और को पंच किया, तो वो चूँकि ताकत अंबिया की बहुत ज़्यादा थी तो वो बंदा फौत हो गया। अब वहाँ से आप निकल के आगे, फ़िरौन एक टायरेंट है, वो यानी उनके खिलाफ तुला हुआ है, तो ये कहा जा रहा है कि आप जाके उसको जो है ना ज़रा सही करके आएँ। अब आप सोचें कि ये ऐसी मिसाल है कि हमें अगर आज कोई यहाँ से भेजता है किसी फ़लाँ सुपर पावर के सदर के पास जाओ और जाके उसको बताओ कि तुम्हारे अंदर कोई खुदा खौफी है, तुम ज़रा दीन की तरफ आ जाओ, तो कितना मुश्किल काम होगा। ऊपर से ये कि इफ़ यू आर ऑल्सो वांटेड फॉर मर्डर, आपके ऊपर केस भी चला हुआ और उसी जगह पे लगा हुआ है जहाँ पे आप जा रहे हैं उसको गाइड करने के लिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने मिशन तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उन्होंने साथ ये बात कही कि क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, कि या अल्लाह
मेरा काम जो है वो मेरे लिए आसान कर दे, मेरा सीना खोल दे, मेरी ज़ुबान की जो लुकनत है, वो जो गिरा लगी हुई है, उसको मेरे लिए खोल दे ताकि मेरा काम आसान हो जाए। यानी एक तो मैं इतने बड़े मिशन पे जा रहा हूँ, ऊपर से ये कि मैं सही तरह से बोल नहीं पाता, और फिर आपने दुआ की कि अल्लाह मेरा जो भाई हारून है उसको अगर मेरे साथ भेज दे। हारून चूँकि उनकी एलोक्वेंस थी स्पीच के अंदर, तो अगर वो मेरे साथ हो जाएँ। और उलमा बयान करते हैं कि सबसे अच्छी दुआ अगर आज तक किसी इंसान ने अपने भाई के लिए मांगी है तो वो मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ हारून अलैहिस्सलाम के लिए कि उसकी वजह से वो नबी हो गए। मैं एक्चुअली अपनी लाइफ से अगर एक वाक़या आपके साथ शेयर करूँ, वो ये कि मुझे खुद बचपन में ये प्रॉब्लम था कि स्टैमरिंग का। अच्छा। नर्सरी में पता चला, डायग्नोज हुआ, उसके बाद बहुत प्रॉब्लम रहा, राइट अप टिल ओ लेवल्स ये मेरे साथ मसला रहा। और थ्रू आउट मतलब ओ लेवल्स में जाके मुझे पता चला कि ये एक बहुत शदीद प्रॉब्लम है और उसकी वजह से बुलिंग भी होती सब कुछ। तो मेरे एक फ़िज़िक्स के टीचर थे, मुझे आज भी याद है, उन्होंने मुझे पास बुला के कहा था कि बेटा आपको मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ आती है? मैंने कहा मुझे तो नहीं आती। उन्होंने फिर मुझे दुआ पढ़ के सुनाई और कहा कि ये मैं आपको लिख के देता हूँ, आपने इसको अपने साथ घर लेके जाना है और जब भी आपको टाइम मिले आप इसको पढ़ें, आप इसको याद करें। तो विद इन 2-3 डेज़ मुझे दुआ याद भी होगी और मैं पढ़ता रहता। आप यकीन करें कि बिटवीन आप कह लो 9th ग्रेड से लेके 11th ग्रेड तक आप कह लें मेरी पूरी स्पीच मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुकी है। कौन सी दुआ? रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये दुआ कुरान मजीद में मूसा अलैहिस्सलाम ने मांगी थी अल्लाह ताला से कि अल्लाह मेरी स्पीच को जो है वो आसान कर दे। तो ये तो मैंने खुद अपने आंखों से हमने कई लोग देखे सर, इसी दुआ से उनकी स्टैमरिंग बिल्कुल खत्म हो गई। तो इंशाल्लाह इसमें बहुत ताकत है। एक चीज़ जो मैं मेंशन करूंगा मूसा अलैहिस्सलाम की लाइफ के बारे में, वो ये है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला से मुलाकात होनी थी ना, यानी कोहे तूर पर अल्लाह ताला ने उनसे हम कलाम होना था, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट की कि अल्लाह तू मुझे अपना दीदार करवा दे। अल्लाह ने फरमाया ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन बहरहाल एक तजल्ली जो है वो हम पहाड़ पे दिखा देते हैं, तो फिर तुम्हें देखना कि क्या होगा। तो वो पहाड़ जो है वो भस्म होकर रह गया। मूसा अलैहिस्सलाम अब वो उस मीटिंग में है ना, अब अल्लाह ताला उनसे बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने उनको यानी सबसे पहले बड़े आराम से उनसे जो है ना बात शुरू की। मूसा तेरे हाथ में क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने बताना शुरू किया मेरे हाथ में तो ये असा है, इससे मैं जो है ना वो जो है ना बकरियाँ भी चराता हूँ, ये करता हूँ। यानी ये अल्लाह ताला ना उनको रिलैक्स करना चाह रहे हैं, क्योंकि इमेजिन करें कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो खालिक़ कायनात है उनसे हम कलाम होने जा रहे हैं। तो जिस तरह हम अपने पर्सपेक्टिव में कहते हैं किसी बड़े इंसान से मिलना हो, कोई सेलिब्रिटी हो, तो हम चाहते हैं कि हमें कुछ उसकी याद हमारे साथ रह जाए। लोग सेल्फी खिंचवा लेते हैं, ऑटोग्राफ ले लेते हैं। अच्छा, अल्लाह ताला जो है ना वो मूसा अलैहिस्सलाम को क्या तोहफ़ा दे रहे हैं उस मीटिंग की याद में। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं अक़ीमिस्सलाता लिज़्ज़िक्री, कि मूसा जब याद करना हो ना मुझे तो नमाज़ पढ़ लिया करना। यानी सुभान अल्लाह, एक ऐसी चीज़ है कि जो तोहफे में दी है कि जब मुझे याद करना हो तो कोई सेल्फी नहीं है, कोई ऑटोग्राफ नहीं है, लेकिन नमाज पढ़ लेना तो फिर हमारा कनेक्शन बन जाएगा। और यही चीज़ अगर आप आगे जाके देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब आप अल-इसरा वल मिराज के सफ़र पर गए ना, तो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का हुक्म दिया और इनिशियली 50 नमाज़ें थी। यानी आप सोचें कि दिन में 24 घंटे हैं, नमाज़ें 50 हैं। अब ज़रा कैलकुलेट करें कि आपने सोना भी है, आपने वॉशरूम भी जाना है, कपड़े भी चेंज करने हैं, खाना खाना है, पीछे जो आपके पास 15 घंटे रह गए होंगे या 14 घंटे रह गए होंगे, उसमें आप 50 नमाज़ें ज़रा फिट इन करें। तो मेरा तो ख्याल है कुछ भी और नहीं करेगा इंसान, बस नमाज ही पढ़ेगा। तो वो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे आते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं इसको कम करें, फिर करते करते फाइनली जो है ना मूसा अलैहिस्सलाम उनको 5 तक ले आते हैं कि, और उस 5 में भी कहते हैं कि वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपके लोग 5 भी बहुत ज़्यादा है। तो अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब इससे कम मैं नहीं करवा सकता, अब मुझे हया आती है, शर्म आती है। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम उनको उस चीज़ पे गाइड कर रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि नमाज का तोहफ़ा भी जो है ना वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल-इसरा वल मिराज पर मिलता है। ये वो चीज़ है जो मूसा अलैहिस्सलाम को तोहफ़तन दी गई थी अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से कि तुम याद किया करो, मुझे याद किया करो। तो मैं ये समझता हूँ कि हम बहसियत मुस्लिम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना जो है वो हमारे लिए ना सिर्फ एक फ़र्ज़ चीज़ है, बल्कि हमारा जो अल्लाह के साथ कनेक्शन है उसको इस्टेब्लिश करता है और हमें याद दिलाता है उन अंबिया की जिन्होंने अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए इस चीज़ को इख्तियार किया, इसको ब्यूटिफाई किया। बहुत शुक्रिया जी, प्रोग्राम में आपने हमें वक्त दिया। आप भी अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें, आपको ट्रांसमिशन कैसी लगी, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो कि कवर होने चाहिए, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे हम बात करें, बिकॉज डेफिनेटली आप हमसे बात करेंगे तो हम फिर बात करवा सकेंगे। बिल्कुल, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। मुलाकात कल करेंगे, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।